हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल देविका स्टडीज पर। तो आज हम भौतिक विज्ञान का अनसोल्ड पेपर जो 2026 में पूछा गया था, जिसका सेट नंबर 1 और इसका कोड नंबर 346 DS है को लेकर आए हैं। और आज ये इसका पार्ट नंबर 3 है। जिसने इसका पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या पूछा गया था कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति स्थिति में वोल्टेज व धारा के बीच ग्राफ खींचिए। और ये क्वेश्चन पूरे 2 नंबर का पूछा गया था। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको इसमें एक सिंपल सा ग्राफ खींचना है। तो कैसे खींचोगे? तो हम इसे ऐसे खींचेंगे कि इस ग्राफ में एक्स अक्ष पर हमारा होगा अग्र वोल्टेज और इसके वाई अक्ष पर होगी हमारी अग्र धारा, जो कि होती है मिली एम्पियर में। ठीक है, तो आइए अब हम इसका एक ग्राफ खींचते हैं। तो जैसे ये कौन सा अक्ष हो गया आपका? तो ये है आपका वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष में क्या है? तो इधर आएगी धारा। कौन सी धारा? अग्र धारा। ठीक है, आई किस में आएगी? तो ये आएगी आपकी मिली एम्पियर में। ठीक है, और ये कौन सा अक्ष हो गया आपका? और ये हुआ है आपका एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष में क्या आएगा? तो एक्स अक्ष में आएगा आपका अग्र वोल्टेज, क्योंकि इसमें आपको V और I के बीच में क्या खींचना है? एक। तो इसमें आपको एक ग्राफ खींचना है। तो जो आपकी इसमें वोल्टेज है, पहले तो ये कौन सा बिंदु होता है? तो ये होता है आपका मूल बिंदु, है ना, 0। तो इससे हम शुरू करते हैं। तो ये होगा हमारा 0.1 और ये होगा 0.2, ये हो जाएगा 0.3 और ये 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7, ऐसे करके आगे आगे चलता रहेगा। और जो हमारी इसमें धारा होगी तो वो होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी भी आगे जा सकती है। ठीक है, तो एक तो हो गई इसमें ये लाइन। अब इसकी दूसरी लाइन है कि शुरू में वोल्टेज बढ़ाने पर धारा लगभग नहीं बढ़ती है। कि अगर हम शुरू में वोल्टेज बढ़ाने पर धारा लगभग नहीं बढ़ती है, मतलब कि जैसे हम स्टार्टिंग में इसकी जो वोल्टेज है ये V, इसको अगर हम ऊपर की तरफ करेंगे तो जो ये धारा है ये बिल्कुल ना के बराबर ही बढ़ेगी। जैसे ही हमने इस वोल्टेज को बढ़ाया तो धारा बिल्कुल ना के बराबर ही हुई है। ठीक है, ओके। अब तीसरी लाइन कहती है एक निश्चित वोल्टेज, जिसे नी वोल्टेज कहते हैं, इसके बाद धारा तेजी से बढ़ने लगती है। अब बच्चों, ये क्या होती है नी वोल्टेज? तो ये समझिए कि एक निश्चित वोल्टेज, मतलब हमने क्या काम करा? शुरू में हमने इसकी जो वोल्टेज है उसको जब हमने बढ़ाया तो इसमें जो धारा है तो वो बिल्कुल ना के बराबर हुई है, बढ़ी है। ठीक है, और जैसे ही हमने एक निश्चित वोल्टेज तक बढ़ाया, या फिर क्या कहेंगे उससे, नी वोल्टेज तक बढ़ाया, जैसे ही हमने इसे वोल्टेज को कितने कर लिया? नी वोल्टेज पर, तो जो धारा है तो वो तेजी से बढ़ने लगती है। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आखिर ये नी वोल्टेज होती क्या है। तो ऐसे समझो कि जैसे ये आपका स्कूल है और ये आपका स्कूल का क्या हो गया? गेट हो गया। जैसे ये आपका एक स्कूल है और ये आपका स्कूल का गेट हो गया। तो इतने आप इस गेट को खोलोगे नहीं तो जब तक आप फिर इससे बाहर नहीं जा पाओगे। और जैसे ही ये स्कूल का गेट खुल जाता है तो सारे के सारे बच्चे एकदम तेजी से अपने रास्ते की ओर चलने लगते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है? तो ऐसे ही होती है हमारी नी वोल्टेज। इसको समझो कि ये आपका स्कूल का गेट है। तो इसके बाद में सारे के सारे बच्चे एकदम तेजी से अपने रास्ते की ओर जाने लगते हैं। इसे ही क्या कह दोगे आप? नी वोल्टेज, अपनी भाषा में कह दोगे। ठीक है, तो आखिर नी वोल्टेज क्या होती है? तो यही बात इसमें बोली गई है कि एक निश्चित वोल्टेज, जिसे नी वोल्टेज कहते हैं, इसके बाद धारा जो है तो ये तेजी से बढ़ने लगती है। और इस ग्राफ को VI अभिलाक्षणिक वक्र भी कहते हैं। तो बस हो तो गया। लो, ये था ग्राफ। अब बताओ इसमें हार्ड जैसा क्या था? बस एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप इसे एग्जाम में आसानी से कर पाओगे। और
इसमें एक और बात है कि अगर हमारी जो नी वोल्टेज है, अगर वो कितने पर है, 0.3 पर है नी वोल्टेज, तो उसका मान अगर 0.3 है तो ये कौन सा होगा, तो ये होगा हमारा जर्मेनियम डायोड। और अगर हमारी नी वोल्टेज 0.7 पर है तो ये कौन सा डायोड होगा, तो ये हमारा होगा सिलिकॉन डायोड। अब आप इधर देखो कि जो हमारी नी वोल्टेज है जिसके बाद धारा का मान तेजी से बढ़ गया है, तो वो कहाँ है, तो वो है हमारी किस पर, 0.3 पर। तो ये जो ग्राफ है किसका है, जर्मेनियम का। तो इसी लाइन को हम इधर लिख देते हैं कि अगर आपके एमसीक्यू में आता है तो आप इसे आसानी से कर पाओगे कि हमारा जर्मेनियम डायोड, अगर आपसे पूछा जाए कि जर्मेनियम डायोड पर नी वोल्टेज का मान कितना होता है, तो उसमें आप कौन सा ऑप्शन करोगे, तो इसके लिए नी वोल्टेज का मान 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि सिलिकॉन डायोड के लिए नी वोल्टेज का मान कितना होगा, तो सिलिकॉन डायोड के लिए तो आप लिखोगे इसके लिए नी वोल्टेज का मान 0.7 वोल्ट होता है। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो सारा का सारा इसमें खेल है, और एग्जाम में आप इन 4 पॉइंट्स को भी लिखकर आना, क्योंकि इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि इसको इस ग्राफ के बारे में इतना पता भी है, ठीक है। तो वो अच्छे नंबर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये 4 पॉइंट लिखकर आना और फिर ये खींचे आना ग्राफ, ठीक है। अब हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए तथा इसमें ऊर्जा क्षयों का उल्लेख कीजिए। और ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। तो जब भी ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पूछा जाएगा, आपको सबसे पहली लाइन लिखनी है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है कि पास पास रखी 2 कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर, मतलब एक तो कुंडली है ये, दूसरी कुंडली है ये, ठीक है। तो ये कैसी रखी है, पास पास में रखी 2 कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि अगर हम इसके धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो जो इससे जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स है इसमें भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मतलब सिंपल है कि हमारे पास 2 पास पास रखी क्या है, कुंडलियां हैं। जैसे ही हमने एक कुंडली की धारा में परिवर्तन किया तो दूसरी कुंडली से जो जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में जैसे ही क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, तो इसमें फिर एक क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी। और इसी वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो बस इसे ही हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। और इसी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, बस, ठीक है। तो क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है ये, तो सिर्फ इतना ही लिखकर आना है और एक्स्ट्रा लिखकर नहीं आना है। आप लिखोगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास पास रखी 2 कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, और इसी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब है कि इससे होने वाली ऊर्जा हानियों को लिखो। ऊर्जा, इसका क्षय का मतलब है हानि, ठीक है।
तो इसकी आप सबसे पहले हानि कौन सी लिखोगे? तो आप इसमें लिखोगे कि प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली में धारा प्रवाहित होने से। मतलब कि एक तो है हमारी ये कौन सी कुंडली? प्राथमिक कुंडली, और ये हमारी कौन सी? द्वितीयक कुंडली, मतलब जिसे इंग्लिश में कहेंगे क्या? सेकेंडरी कुंडली। तो आप लिखोगे कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली में धारा प्रवाहित होने से तांबे के तारों में, जो इनके तांबे के तार होते हैं उनमें वैद्युत ऊर्जा की ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हानि होती है। मतलब कि हीट के रूप में हानि होती है, किसकी? करंट की, है ना। तो जो बिजली है उसकी किसके रूप में हानि होती है? तो उसकी हमारी ऊष्मा के रूप में हानि होती है। इसे ही हम ताम्र हानि कहते हैं या फिर तांबे की हानि कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली से बिजली जाती है तो तारों के अपने प्रतिरोध के कारण, जो ये हमारे तांबे के तार हैं, इनके अपने प्रतिरोध के कारण कुछ जो बिजली होती है तो वो किस में बदल जाती है? गर्मी में। ठीक है। और फिर वो जब वो गर्मी में बदल जाती है तो वो कैसी हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही हम तांबे की हानि कहते हैं। ठीक है। अब अगली हानि है इसकी, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली में नहीं गुजरता। इसे फ्लक्स की हानि कहते हैं। अब इसे कैसे समझ सकते हो आप? तो इसे समझने का एक आसान तरीका है, ये समझो कोई क्या है? पाइप है पानी का। पाइप को आप क्या समझोगे? तो पाइप को आप समझोगे कि ये हमारी क्या? प्राथमिक कुंडली। और जो पाइप में हमारा पानी जा रहा है तो इसको समझिए कि ये है हमारा चुंबकीय क्या? फ्लक्स। ठीक है। और तीसरा क्या है इसमें? तीसरी है इसमें हमारी बाल्टी। तो बाल्टी को समझिए क्या है? द्वितीय कुंडली है। तो जैसे ये पानी का पाइप है, इसमें क्या जाना चाहिए? हमारा पानी जाएगा, जिससे क्या भरेगी? एक हमारी बाल्टी। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या? प्राथमिक कुंडली। ये बाल्टी हो गई हमारी क्या? द्वितीयक। और ये जो पानी आ रहा है ये होता है हमारा क्या? फ्लक्स। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ये पानी का पाइप है, इससे हमें किससे भरना है? इस बाल्टी को भरना है। अगर हम इस पाइप में कहीं छेद कर दें, अगर हम इस पाइप में थोड़ा सा कहीं छेद कर दें तो ये सारा पानी इस बाल्टी में तो नहीं जाएगा, कुछ ये पानी बाहर भी निकल जाएगा। तो इसमें किसकी हानि हो रही है? तो इसमें हमारी पानी की हानि हो रही है। किसकी हानि हो रही है? तो इसमें हमारी पानी की हानि हो रही है। पानी का मतलब किसकी हानि हुई? हमारी फ्लक्स की। तो बस इसका यही है कि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स है तो वो द्वितीयक कुंडली में नहीं गुजरता, क्योंकि वो इस में मतलब बाल्टी में पूरी तरह से नहीं आ पाता। इसे ही फ्लक्स हानि कहते हैं। आगे आपको ये समझ में? अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक तो ये हो गया, दूसरा है इसकी ये हानियां। ठीक है। ये अब अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर आपको द्रव्यमान क्षति को समझना है तो ऐसे समझते हैं कि आखिर द्रव्यमान क्षति होती क्या है। तो जैसे दो कौन है? भाई हैं। जैसे दो भाई एक कमरे में रहते हैं। ठीक है। जैसे दो भाई एक कमरे में रहते हैं तो दोनों भाइयों का जो द्रव्यमान है M1 और M2, इसका जो योग है तो वो इस पूरे कमरे के द्रव्यमान के योग से ज्यादा है। इसे ही द्रव्यमान की क्षति कहते हैं कि जो इन दोनों भाइयों के द्रव्यमानों का जो योग है तो वो इस पूरे कमरे के द्रव्यमान से ज्यादा है, मतलब इसका द्रव्यमान कम है। इसे ही क्या कह देंगे? इसे ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो आप इसे एग्जाम में ऐसे लिख कर आना, किसी नाभिक, जैसे जो ये कमरा है ये क्या है? नाभिक है। ठीक है। कमरा क्या है? नाभिक है। और इसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? दो भाई है, एक का नाम क्या है? न्यूट्रॉन है, दूसरे का नाम है प्रोटॉन है। ठीक है। तो किसी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के द्रव्यमानों का योग और नाभिक
के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, इसे डेल्टा एम से दर्शाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब जो इस पूरे कमरे का द्रव्यमान है तो वो इन दोनों के द्रव्यमान से कम है, मतलब इस पूरे नाभिक का द्रव्यमान इनके जो द्रव्यमान है उससे कम है, तो इसे किससे दर्शाते हैं? इसे हम डेल्टा एम से दर्शाते हैं। किसी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के द्रव्यमान का योग और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, इसे डेल्टा एम से दर्शाते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है हमारा प्रोटॉन और नाभिक का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान का योग के द्रव्यमान का योग माइनस किसके है? इसके वास्तविक द्रव्यमान के, किसके वास्तविक द्रव्यमान के? नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के। ठीक है, अगला क्या है? अगला है हमारा कि बंधन ऊर्जा क्या है। तो किसी नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब जैसे ये क्या है? नाभिक है, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये, इनको अलग अलग करने के लिए जो आवश्यक बाहरी ऊर्जा होती है उसे ही नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। मतलब अब क्या काम करना चाह रहे हैं? अब ये इन दोनों भाइयों की दोस्ती तोड़वाना चाह रहे हैं, अब ये इन्हें अलग अलग मतलब कराना चाह रहे हैं, तो इसके लिए ये बाहर से कोई ऊर्जा लगा रहे हैं, तो उसी ऊर्जा को इस नाभिक की क्या करेंगे? इस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं और इसे ईबी से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है, अगर हमें जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें वो दे रखी है द्रव्यमान क्षति, तो सूत्र है बंधन ऊर्जा बराबर डेल्टा एम गुना 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों आज की वीडियो थोड़ी छोटी ही रहेगी, कल इससे बड़ी वीडियो आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।